हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि माफ़ी यानी क्षमाशीलता क्या होती है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, किस तरह से हम क्षमाशीलता का वर्धन कर सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम एनहांस कर सकते हैं। उसमें उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हम 3 तरह से क्षमाशीलता को बढ़ा सकते हैं, जैसे दूसरों को क्षमा करना, स्वयं को क्षमा करना या किसी घटना या परिस्थिति को क्षमा करना। जहां तक बात आती है दूसरों को क्षमा करने की, उसके लिए गॉर्डन तथा बेकम ने एक मॉडल दिया था और उन्होंने उसमें 3 स्टेप्स बताए थे जिसके द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं हमारे संबंधों का। तो उन्होंने कुछ कपल्स पे अध्ययन किया था और उन्होंने कहा कि पहला जो स्टेप होता है उसमें कि दो लोगों के बीच में वास्तविक और अविकृत संबंध, यानी कि जब बुरे संबंध हो गए उससे पहले उनके कैसे अच्छे वास्तविक संबंध और अविकृत संबंध थे, उनका हम मूल्यांकन करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे। दूसरा स्टेप होता है कि नकारात्मक और जो अनावश्यक चिंतन है उसके बंधन से मुक्ति की जाती है। आपसी संबंधों की जो प्राइवेसी है, अक्षुण्णता है, गरिमा है, उसका उल्लंघन करने वाले साथी के प्रति जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है चिंतन, नकारात्मक चिंतन, उससे हमें मुक्ति पानी होती है। तीसरा होता है दंड देने की भावना की तीव्रता में कम करने का प्रयास, यानी कि जो भी दोषी साथी है कपल का, उसको दंड देने की भावना जो है उसमें कमी लाने का प्रयास कराया जाता है। इसके बाद एक रीच मॉडल दिया था एवरेट ने, जिसमें कि हमारे 5 उन्होंने चरण बताए थे। रिकॉल द हर्ट एंड नेचर ऑफ द इंजरी कॉज, यानी कि किस कारण से उन्हें चोट पहुंची है उसको याद करना, तथा उसका जिसके कारण चोट पहुंची है उसका नेचर क्या है, जो क्षति हुई थी उसका नेचर क्या है। ई प्रमोट एम्पैथी इन बोथ पार्टनर्स, जो कपल्स के दोनों पार्टनर हैं उनमें आपस में एम्पैथी को वो प्रमोट करें। ए एल्ट्रिस्टिक गिव द गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस बिटवीन पार्टनर, यानी कि दोनों जो हैं अपने पार्टनर्स को फॉरगिव करने का यानी क्षमा करने का गिफ्ट दें, तथा अपने पार्टनर्स को कमिटेड वर्बली यानी कि बोल करके वो उसको क्षमा करें, तथा फॉर होल्ड ऑन द फॉरगिवनेस फॉर ईच अदर, यानी एक दूसरे को हमेशा के लिए क्षमा करें और उस क्षमा के भाव को बनाए रखें। उसके बाद बात आती है स्वयं स्वयं को क्षमाशीलता जिसको हम कहते हैं। डीसी तथा वाहकिनी ने कहा कि स्वयं के प्रति किसी भी त्रुटि या गलत कार्य की वजह से उत्पन्न हुए पछतावे या खेद के भावों का परित्याग करने की प्रक्रिया को आत्मक्षमाशीलता कहते हैं। इसी तरह हॉल तथा फिंजेम ने परिभाषा दी कि दूसरों की बजाय स्वयं को क्षमा करना ज्यादा कठिन है, किंतु स्वयं के प्रति ग्लानि, आक्रोश तथा खेद के भावों के साथ जीवन व्यतीत करना बहुत दुष्कर होता है। यानी कि हम अपने आप को माफ कर सकें। आत्ममाफी ऐसी स्थिति होती है जहां एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया है या जो कुछ अनैतिक किया है और उसके लिए वो स्वयं को जिम्मेदार मानता है, तो उसके मन में जो नकारात्मक भावनाओं का उसको सामना करना पड़ता है, जैसे पश्चाताप, लज्जा, शर्म, खुद से नफरत, अपराध, इस तरह की भावनाएं उसके अंदर पनपती हैं। अपने अनैतिक कार्यों को वो नैतिक रूप से निर्धारित करने के लिए अपने जो उसके गलत व्यवहार हैं उसमें अपने आप को प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित करने की क्षमता होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है खुद को बदलने का प्रयास करता है तथा नैतिक जीवन जीने की अनुमति लेकर स्वयं में सुधार करना चाहता है और स्वयं माफी को चुन लेता है। यहाँ पे कई बार व्यक्ति को अपने जो शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ग्लानि हो रही है, अपराध बोध हो रहा है और उसका
निदानकर्ता भी वो स्वयं ही होता है। तो स्वयं के प्रति जो है वो ये महसूस करता है कि मैं बुरा हूँ, बुरी हूँ, जैसे भाव उसमें प्रकट होते हैं। तो इन सब से वो परे जाकर के एक व्यापक दृष्टिकोण का अपने अंतर्गत विकास करता है। मुझसे जो भी गलत हो गया है या अपने मन में जो उसके अंदर खेद के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे निजात पाने के लिए वो कुछ सुधारात्मक प्रयास या सुधारात्मक क्रियाएं करना चाहता है, जैसे क्षमा मांगना, अपनी गलती को स्वीकार करना। इन सब में व्यक्ति की जब सहायता की जाती है, तो ऐसे व्यक्ति से जो अपने आप को खेद महसूस कर रहा हो, शर्मिंदगी महसूस कर रहा हो, सहायता करना अधिक सरल हो जाता है। क्योंकि शर्मिंदगी जो है ग्लानि की भांति एकल परिस्थितियों पर आधारित नहीं होती, बल्कि बहुत सारी चीजों के साथ वो जुड़ी हुई होती है। बहुत सारे अध्ययनों में ये देखा गया कि व्यक्ति जब किसी को क्षमा करने की अपेक्षा जो है उसको खुद को क्षमा करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम दूसरे को तो माफ कर देते हैं कई बार कि कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है, गुनाह कुछ हो गया ऐसा, तो हमें लगता है कि इतना बड़े हमने गलती कर दी और उसके शर्मिंदगी से ही हम बहुत पछता रहे हैं, बहुत अपने आप को ग्लानि महसूस कर रहे हैं और हमारे लिए कई बार जीना भी मुश्किल हो जाता है। तो मनोविज्ञान का लक्ष्य है कि स्वयं को नकारात्मकता या आलोचना से हम दूर रखते हुए अपने व्यवहार तथा अपनी गतिविधियों की हम जिम्मेदारी लें और वो उसको सिखाना, उसमें सहायता करना मनोचिकित्सा का लक्ष्य होता है तथा जीवन को आगे बढ़ाने में वो सहायता करती है। कई बार ये होता है कि हम कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिनके प्रति भी हमें क्षमा भाव रखना होता है। एंड्राइड जो थे उनका मानना था कि क्षमा जो है केवल मनुष्य के प्रति होती है, ना कि निर्जीव वस्तुओं के प्रति। सिर्फ हम मनुष्यों के प्रति या पशुओं की, प्राणियों के प्रति हम क्षमाशीलता दिखा सकते हैं, ना कि निर्जीव वस्तुओं, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो उनके ऊपर हम किसी प्रकार का माफी या दया भाव नहीं दिखा सकते। लेकिन थॉमसन जो थे उन्होंने एक अलग मॉडल विकसित किया। उन्होंने कहा कि क्षमाशीलता को स्वयं पर या अन्य व्यक्तियों पर या किसी परिस्थिति पर सब पे हम लागू कर सकते हैं। जैसे कि गुजरात में जब भयंकर भूकंप आया था, भारी जान माल की संपत्ति की नुकसान हुआ, कई व्यक्तियों को अपने परिवार के मित्रजनों की मृत्यु, अपनी संपत्ति, व्यवसाय, इन सब में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी पीड़ित व्यक्ति के द्वारा भूकंप के प्रति क्रोध जो वो व्यक्त कर रहा था, सामान्य प्रतिक्रिया थी। उसके बाद में भी अगर व्यक्ति, कई लोग इससे उबर नहीं पाए और काफी लंबे समय तक उनमें यही सामयिक स्थिति बनी रही, तो उनको हम मनोचिकित्सा या परामर्शदाता की परामर्श लेना आवश्यक समझा गया और वहां उनको ये बताया गया कि वो जो भी परिस्थितियां थी उनको स्वीकार करें, उनके प्रति क्षमाशीलता की भावना को प्रोत्साहित करवाने का प्रयास किया गया कि जब तक वो उसे उस परिस्थिति को क्षमा नहीं करेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। उन पीड़ितों को यही समझाने का प्रयास किया गया कि जैसे इन परिस्थितियों से आप प्रभावित हुए हो, वैसे ही दूसरे और लोग भी जो उस भूकंप में पीड़ित हुए थे, वो भी उतने ही प्रभावित हुए हैं। अतः हमें उन परिस्थितियों से समझौता करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अगर जीवन के प्रति हमें एक सकारात्मक रुख रखना चाहिए। जो परिस्थितियां थी उनके प्रति हमें हमेशा कटुता नहीं बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कटुता बनाए रखेंगे तो वो हमारे विकास को रोक देगी। तो कटुता को भुला करके, परिस्थितियों से समझौता करके हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए था। थॉमसन का इस तरह से मानना था। अब आता है
क्षमाशीलता का हम मापन किस तरह से करते हैं। क्षमाशीलता का मापन करने के लिए बहुत सारी इन्वेंट्रीज बनी थी जो कि वैलिड भी थी। थॉमसन और उनके साथियों ने 2005 में एक स्केल बनाई HFS, जिसको हार्टलैंड फॉरगिवनेस स्केल कहा जाता है, जिसमें 18 पद थे जो कि शील गुणों का मापन कर रहे थे। यह स्वयं के प्रति, अन्य व्यक्तियों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति क्षमाशीलता का आकलन कर रही थी। इन तीनों क्षेत्रों में से संबंधित इसमें 6 पद थे और इनको 7 बिंदु मापने के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी जानी थी। जितना ज्यादा इस इन्वेंट्री के ऊपर व्यक्ति स्कोर करता, यानी जितना हाई स्कोर करता, उतना ही वो अधिक लचीलापन तथा विश्वसनीय होने का प्रदर्शन करता और उनमें आक्रामकता तथा डिप्रेशन यानी एग्रेशन और डिप्रेशन उतनी ही उनमें कम पाई जा रही थी। उसके बाद दूसरी इन्वेंट्री जो थी जिसको एनराइट ने बनाया था, जिसको एनराइट फॉरगिवनेस इन्वेंट्री कहा जाता है, जिसमें 60 कथन थे। उन्होंने 2 तरह की इन्वेंट्रीज बनाई थी। पहली थी एनराइट फॉरगिवनेस इन्वेंट्री जिसमें 60 स्टेटमेंट्स थे और उसमें प्रतिभागियों के विचारों का मूल्यांकन किसी भी तत्कालिक घटना के प्रति जो कि अप्रिय घटना थी उसके प्रति उनके विचारों का मूल्यांकन करना था। दूसरी स्केल थी एनराइट इंस्पायर्ड मेजर विलिंगनेस टू फॉरगिव स्केल, यानी कि एनराइट प्रेरित माप जो थी, जिसमें कि क्षमा करने की इच्छा का मापन हम उसमें कर रहे थे। इसमें 16 कथन थे। इसमें किसी भी व्यक्ति की क्षमाशीलता के प्रति उसकी चाहत या स्वीकृति का मापन किया जाता था, जिससे समस्या समाधान समायोजन रणनीति में सम्मिलित किया गया। उसके बाद एक अगली इन्वेंट्री जो थी वो टैंगने ने 1999 में बनाई थी, जो कि एक शील गुण आत्म प्रतिवेदन सूचकांक उन्होंने बनाया, जिसको मल्टी डायमेंशनल फॉरगिवनेस इन्वेंट्री या इंडेक्स कहा जाता है, जिसको ट्रेड सेल्फ रिपोर्ट इंडेक्स बनाया जिसमें, और इसमें 16 अलग अलग दृश्यों को सम्मिलित किया गया, जिसमें कुल 72 कथन थे और उसमें 9 सब इन्वेंट्रीज थी, जैसे स्वयं के प्रति क्षमाशीलता की प्रवृत्ति, अन्य व्यक्तियों के प्रति क्षमाशीलता की प्रवृत्ति, क्षमा मांगने की प्रवृत्ति, स्वयं को दोष देने की प्रवृत्ति, अन्य व्यक्तियों को दोष देने की प्रवृत्ति, स्वयं को क्षमा करने में लगा वक्त, अन्य व्यक्तियों को क्षमा करने में लगा समय, आहत भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता और क्रोध प्रवृत्ति। इन 9 जो सब इन्वेंट्रीज थी, इनके आधार पर क्षमाशीलता का मापन किया गया। उसके बाद आता है कि न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फॉरगिवनेस, यानी कि क्षमा के स्नायविक आधार क्या क्या हैं। जैसे न्यूबर्ग, ड्यूकिली, न्यूबर्ग तथा डेमारिकी ने 2000 में तथा डेवाल तथा पोकर्नी ने 2005 में ये बताया कि क्षमाशीलता जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिस समूह में व्यक्ति रहता है, किसी भी सामुदायिक जो व्यवहार करता है, उसमें कुछ हिंसक गतिविधियां भी होती हैं। मनुष्यों से निचले स्तर के पशुओं जो हैं उनमें जैसे नम्र व्यवहार या कुछ ऐसी भंगिमाएं पाई जाती हैं जो कि आक्रामकता को रोकथाम करती हैं। इसी तरह समाजशीलता के द्वारा मनुष्यों में भी आक्रामकता की रोकथाम की जा सकती है, ये उनका मानना था कि इस प्रकार के क्रियातंत्र के अभाव में आक्रामकता तथा जो प्रत्युत्तर आक्रामकता का चक्र जो है, अगर
चलता है तो उसके द्वारा किसी भी समूह का विनाश हो जाता है। तो इस संदर्भ में देखा गया कि क्षमाशीलता जो है उससे हमारी जो आक्रमणकारी भावनाएं हैं, आक्रामकता की भावनाएं हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता। बड़े समूह के स्थायी रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। न्यूबर्ग तथा उनके सहयोगियों ने एक न्यूरोलॉजिकल बेसिस पे व्याख्या की कि स्वयं के प्रति बोध हमारे फ्रंटल लोब तथा टेम्पोरल लोब में स्थित जो हिपोकैम्पस होता है और जो संवेदी तंत्र से हमारे सूचनाएं ग्रहण करता है, उसके पश्चात वो स्वयं के प्रति जो है क्षति संवेदी गति ग्रहण में सूचनाएं संचित रहती है। वहां से वो लिम्बिक सिस्टम से होते हुए हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से तथा हाइपोथैलेमस से होकर के गुजरती है। जब व्यक्ति को कोई हानि पहुंच जाती है तो उसमें एडजस्टमेंट की प्रक्रिया जब आरंभ हो जाती है तो व्यक्ति का फ्रंटल लोब तथा टेम्पोरल लोब और लिम्बिक सिस्टम, उन तीनों में एक्टिवेशन हो जाता है, वो सक्रिय हो जाती हैं और अंततः क्षमा की जो बाह्य दशा है वो लिम्बिक सिस्टम से होकर के गुजरती है, जिसका संबंध हमारे सकारात्मक संवेगों से होता है। इसी प्रकार देखा गया कि हम इस जो भागा दौड़ की जो जिंदगी है हमारी, उसमें जाने अनजाने हमें कई अपराध हो जाते हैं और व्यक्ति उस अपराध को पहचानने में सक्षम होता है अगर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और पहचानने में सक्षम होने के साथ ही साथ वह उसमें स्वयं को माफ करने की क्षमता भी हो, तो वह भी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे अध्ययन किए गए तो ये पाया कि व्यक्ति के स्वभाव में जो माफ करने या क्षमा करने की क्षमता है वो व्यक्ति की भावनात्मक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। अगर व्यक्ति के पिछले जो अपराध हैं उनके लिए वो स्वयं को माफ करने की क्षमता से शर्म या अपराध जैसी जो है नकारात्मक भावनाओं में उसमें कमी आ जाती है। आत्मदया, आत्म करुणा जैसे सकारात्मक भाव उसमें बढ़ जाते हैं, उनका प्रयोग बढ़ जाता है। तो हम ये देखते हैं कि क्षमा से हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है और मानसिक स्वास्थ्य, वो सब बहुत अच्छे रहते हैं। हम खुश रहते हैं। अगर हमने किसी को माफ कर दिया तो हमारे मन में जो है उसके प्रति कोई नफरत या जो और अदर जो अन्य भाव है, जो नकारात्मक भाव है, वो हमारे बाहर निकल जाते हैं और हम स्वयं भी बहुत रिलैक्स रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। इसलिए क्षमाशीलता जो है एक ऐसा गुण है जिसको अगर हमारे में नहीं है तो हम उसको कुछ तरीके अपना करके उसको बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।